Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. आज के agenda में हम discuss करेंगे that the FIFA World Cup 2026 is coming nearer to us और उसके साथ साथ आज ही अगर हम सुबह की बात करते हैं तो FIFA ने इस वर्ल्ड कप के लिए जो स्पेशल बॉल होती है उसको जो है अनवेल कर दिया है. मुझे भी याद है जब हम छोटे थे तो हर वक्त हर वर्ल्ड कप के साथ जो एक स्पेशल बॉल होती थी उसका नाम होता था, उसके लिए ज़रूर वेट करते थे. और आई थिंक अगर मेरी फेवरेट की हम बात करें तो 2006 की 2010 साउथ अफ्रीका की जो जबुलानी थी वो हमारी बड़ी फेवरेट थी. लेकिन अब ट्राई ओंडा के नाम से जो है फीफा ने अनवेल की है. ट्राई ओंडा मतलब 3 कलर्स की बात की जाती है. इस दफ़ा फर्स्ट टाइम है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है 3 मुल्कों के दरमियान खेला जाएगा, विच इज़ द USA, मेक्सिको एंड कनाडा. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 48 टीम्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे. वी विल टॉक अबाउट दैट. उसके साथ साथ जहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ है वहाँ पे स्पेशली एनीवन विद द हार्ट वो ज़रूर ये कहेगा कि एक नेगेटिव चीज़ ज़रूर है और हिपोक्रेसी फीफा की कि जहाँ पे रशिया को बैन किया हुआ है फुटबॉल से, बेलारूस को बैन किया हुआ है, वहाँ पे फीफा ने कह दिया है कि देयर शुड बी पीस एंड देयर शुड बी ट्रैंक्विलिटी अमंगस्ट ऑल द फुटबॉल प्लेइंग नेशंस. और इजराइल को लेके उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, जबकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं हर क्वार्टर से कि इजराइल को जो है बैन करना चाहिए. और गिवन द फैक्ट कि इस वर्ल्ड कप में 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, हो सकता है कि शायद इजराइल क्वालिफाई कर जाए. तो वील डिस्कस दैट एज वेल. उसके साथ यूरोपा लीग के मैचेस, चैंपियंस लीग के मैचेस हम फर्दर डिस्कस करेंगे आज के शो में. पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान जो होने वाला है 9 अक्टूबर को जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में, उसके लिए टिकट्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. बिल आखिर ये सारी बातें करेंगे आज हमारे इस शो में. इंग्लैंड की टीम अनाउंस हुई फॉर द इंटरनेशनल विंडो जिसके अंदर जूड बेलिंगहम हिस्सा नहीं है. टूकल ने क्या कहा उसके लिए, उसको भी आज के शो में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स ऑन द एजेंडा टुडे, लेट्स गेट द शो स्टार्ट विद आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स. On my left, always smiling, mashallah, Usman Malik sir, how are you? All well? All well, Altamash, all good. इतनी मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड का स्क्वाड अनाउंस हो गया है. आपकी फेवरेट टीम? जी बिल्कुल, मेरी फेवरेट टीम है. आई होप दिल परफॉर्म वेल. लेकिन जैक ग्रिलिश की अगर हम बात करें yes. वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं. और आई थिंक जो है वो स्क्वाड के अंदर एक रोटेशन हमें देखने को मिल रही है टू फाइनलाइज. हालांकि अगर देखा जाए तो ग्रिलिश की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, इवन दो पिछला सीज़न काफ़ी उनका बुरा गुजरा था. तो कुछ चीज़ें हैं जो कि टूकल हम हमेशा से कहते हैं कप मैनेजर बड़े अच्छे साबित हुए हैं. चेल्सी जैसी टीम उस टाइम पे जब बहुत स्ट्रगल कर रही थी तब चैम्पियंस लीग जिताया अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी 2021. तो देखते हैं कि आगे किस तरह से बात बैठती है. लेकिन आपने जो बात इजराइल के हवाले से की है, आई थिंक बिल्कुल बर्थ तो ज़्यादा हैं वर्ल्ड कप की और उसके अंदर पॉसिबिलिटी है. जब हमने ये देखा कि रशिया को बैन किया गया इवन दो वहाँ पे 2018 का वर्ल्ड कप हुआ और उसके बाद हमने देखा, तो फिर इतनी हिपोक्रेसी क्यों है, इस पे ज़रूर सवाल उठना चाहिए. एक हम जेनोसाइड देख रहे हैं और इतना हम वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ पे दुनिया क्यों खामोश है. आई होप जो है कोई एक बेहतर सेंस प्रिवेल करे और एटलीस्ट फुटबॉल के ज़रिए जो है वो इसको जो है हमारा जो प्रोटेस्ट है उसको डिमॉन्स्ट्रेट हम कर सके. बिकॉज फुटबॉल इज़ लाइक समथिंग विच यूनिफाइज एवरी कंट्री और एक यूनिटी की पहचान है फुटबॉल. तो इस पे ज़रूर जो है वो होना चाहिए. बाकी एस्टन विला अपना परफेक्ट रिकॉर्ड लेके यूरोपा लीग के अंदर जो है वो शुरू हुई है और अब जो है 2-0 से उन्होंने फाइनऑट को हराया है. तो उनका उनाई एमरी का हमें पता है यूरोपा का रिकॉर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त है और दे सीम फेवरेट एक्चुअली दिस ईयर. आई वुड से नो मैटर जितनी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं लीग के अंदर, लेकिन यहाँ लगता है कि इस दफ़ा शायद यूरोपा लीग अपने नाम कर जाए. उनके साथ साथ क्रिस्टल पैलेस 19-0 का उनका रिकॉर्ड चल रहा है जो बहुत बड़ी बात है. क्रिस्टल पैलेस ट्रांसफॉर्म और ग्लासनर की बात चल रही है यूनाइटेड के लिए बाय द वे. वो तो बहुत लोग अब लिंक हो चुके हैं, उससे तो बात करेंगे आगे. रूबन अमोरिम ने क्या क्या है अपने सिस्टम के बारे में उसमें भी बात करेंगे. बट फिलहाल चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जानिब. अब्दुल लतीफ दादा बॉय, बहुत टाइम के बाद उनकी शर्ट और जो स्नीकर्स हैं वो मैच नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या राज है पहले ये बता दें. अल्तमश, बस थोड़ा मुझे मौका नहीं मिला, जल्दबाजी में मैं आया हूँ शो के लिए. बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग हियर. अल्तमश, एक फुटबॉल की दुनिया का बड़ा जाना पहचाना नाम जिडान, अब उनके जो बेटे हैं लूका जिडान, ही हैज बीन कॉल्ड अप टू प्ले फॉर अल्जीरिया. दैट इज अ सरप्राइज बट नॉट रियली बिकॉज ही वाज अ गोलकीपर. और मतलब ऑब्वियसली फ्रांस की टीम में एज अ गोलकीपर अपनी जगह बनाना थोड़ा मुश्किल था, तो एक स्मार्ट मूव है कि एटलीस्ट वर्ल्ड कप खेलने का तो उनको मौका मिलेगा.
तो दैट इज़ नाइस। उसके अलावा बेलिंगम स्टिल हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप बाय द टॉमस टूकल, विच इज़ ऑल्सो अ बिट सरप्राइजिंग, बट लेकिन उसने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा टॉमस टूकल ने कि ही इज़ हार्डली प्लेड 100 मिनट्स सिंस हिज कम बैक। तो अभी ऑब्वियसली मैच फिटनेस वगैरह नहीं है, बट फिल फोर्डन भी नहीं है उसका हिस्सा, जैक ग्रिलिश भी नहीं है। तो अभी मैं समझता हूँ कि एक डायरेक्शन हमें नज़र आ रहा है कि टॉमस टूकल वो हार्ड वर्किंग प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करेंगे बनिस्बत फ्लेयर प्लेयर्स के। अभी ऐसी सिचुएशन देखना है, बट ऑब्वियसली इट्स टू अर्ली, दिस इज जस्ट अक्टूबर। अभी नवंबर में एक और इंटरनेशनल ब्रेक आएगी, तो फिर शायद उस वक्त हालात फिर मजीद चेंज हो जाएं, शायद हम बेलिंगम को देखें, बट फिलहाल तो ऐसा ही है कि अभी उनकी जगह नहीं बन रही है। नो जूट फॉर टूकल, नो जूट फॉर टूकल, एब्सोल्युटली। चलें जी, बात करते हैं जो हमने शो के बिगिनिंग में बात की, ट्रायऑन्डा हैज़ बीन रिलीज्ड बाय फीफा। ये बॉल कैसी लगती है और किस तरह से इस बॉल को अनवेल किया गया, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। That's the Trionda, the last frame in that visual। उसके साथ साथ जिन प्लेयर्स, अगर हम आपको दिखा सकें, जिन प्लेयर्स ने इस बॉल को अनवेल किया, उसके अंदर ज़िडान थे, जावी थे एंड मैक्सिको के प्लेयर्स थे उसके अंदर, ऑफ कोर्स क्योंकि मैक्सिको में वर्ल्ड कप होने वाला है। साथ साथ जर्मनी के प्लेयर्स भी इसके अंदर मौजूद थे। तो काफ़ी अच्छी ग्लिटरिंग सेरेमनी फीफा ने रखी एंड दैट इज़ द न्यू बॉल। एनी थॉट्स जेंटलमैन? 1970 से एडिडास इज़ द कंपनी जो इनको स्पॉन्सर करती आ रही है और उन्होंने ही जो है ये बॉल बनाई है। लेकिन हमने ये सुना है, इसमें कितनी हकीकत है इसको मैं गेज नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ से बहुत बॉल्स जो हैं वो एडिडास परचेज करता है, यही बनती है सियालकोट। बिल्कुल। तो आई थिंक ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है, ठीक है, ब्रांड एडिडास है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिनोमेना। तीनों मुल्कों के जो कलर्स हैं उनको भी मेंशन किया गया है। Hopefully Maple Leafs Canada क्या हो गया, ईगल मैक्सिको एंड द स्टार्स फॉर द यूएसए। बिल्कुल, तो एक यूनिफाइड वर्ल्ड कप हमें देखने को मिलेगा और टीम्स भी ज़्यादा होंगी। बॉल का बड़ा एक अहम रोल होता है डेफिनेटली, और हमने देखा है कि टर्फ का भी और बॉल का भी। तो होपफुली जो आपने साउथ अफ्रीका बड़ा एक लेजेंडरी किस्म का वर्ल्ड कप था, बड़ा मज़े का वर्ल्ड कप था, और आई थिंक वही एक टाइम था जहाँ पे बहुत फुटबॉल के शायकीन उठे थे, जबुलानी से काफ़ी इन्फ्लुएंस भी हुए थे, और उसके बाद हमने देखा भी वाका से भी बिल्कुल उस्मान वाका से तो आई थिंक एक तरीके से एक आइकॉनिक बॉल तो नज़र आ रही है, एक कलरफुल, और वो लग रहा है। देखते हैं कि कौन सी ऐसी टीम होती है जो इस बॉल को बड़ी प्रॉपरली खेलती है, क्योंकि शायकीन जो फुटबॉल देखना चाहते हैं वो एक अच्छा गेम, एक अच्छी फुटबॉल फ्लूइडिटी के साथ देखना चाहते हैं, और उसमें डेफिनेटली बॉल का एक बड़ा अहम किरदार है। अपेरेंटली लुक्स लाइक अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एक आइकॉनिक सी एक फीलिंग आ रही है बॉल को देख कर। जी रहती जी अल्तमश, चलें एटलीस्ट पाकिस्तान टीम नहीं होगी लेकिन पाकिस्तान की बॉल्स वहाँ पे जरूर होंगी। हर टूर्नामेंट में हम यही कहते हैं, बस यही कह के हम खुश हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त भी आएगा कि पाकिस्तान की टीम भी जाएगी। जिस तरह चीजें जा रही है हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल है। आई एम सॉरी बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट लेकिन जैसे हमने कतर के वर्ल्ड कप में देखा था, अल राहिला उस बॉल का नाम था, और अच्छी बात यही थी कि देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट दैट बॉल, दैट इज गुड, बिकॉज बॉल पे फोकस नहीं होना चाहिए। बॉल अगर बात नहीं हो रही इसका मतलब बॉल इज परफॉर्मिंग वेल, कोई उसमें खराबी नहीं है, इट इज डूइंग इट्स जॉब। तो इसी तरीके की ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी इतना हम इसके बाद बॉल के बारे में हम मज़ीद डिस्कस ना करें, क्योंकि सब कुछ खैरियत से हो जाए। और उस्मान ने जैसे दूसरा जिक्र किया कि फोकस जो है इस दफ़ा वर्ल्ड कप का, जो क्योंकि जो पिछले दो एक्सपीरियंसेस थे, अभी कोपा अमेरिका जो यूएस में हुआ था पिछले साल, और इस साल जो क्लब वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका में, तो वो जो प्लास्टिक पिचेज और आर्टिफिशियल ग्रास और मतलब वो जो सारे मामलात हैं, जो और मतलब कुछ ग्राउंड्स का ड्रेनेज इतना अच्छा नहीं था कि बॉल बाउंस सही नहीं हो रही थी, वो कुछ ग्राउंड में तो सिक्योरिटी मेजर्स इतने कम है कि शायकीन कुछ नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का भी, वो इतने पैशनेट थे कि वो जो शाफ्ट थे उसमें घुस के वो अंदर स्टेडियम में एंट्री ले रहे थे। एग्जैक्टली, तो दीज आर द मेन मेजर इश्यूज व्हिच द ऑर्गेनाइजर्स नीड टू। और एक और चीज तनाज़ा सामने आ रहा है कि मिस्टर ट्रम्प जो हर चीज में कमेंट देते हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे पे अगर सिक्योरिटी हमारे किसी शहर में सही नहीं हुई तो हम वेन्यू चेंज कर देंगे। और अब फीफा के एक और कमेटी ने कह दिया कि आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, दीस थिंग्स आर डिसाइडेड बाय फीफा, बिकॉज वो कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है उनसे ट्रम्प साहब की बनती नहीं है,
तो इस वजह से उन्होंने इस किस्म का बयान दिया है कि वो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स में भेजेंगे या शायद शहरी मूव कर देंगे। बट ये वर्ल्ड कप एक यूनिक इसलिए भी है कि ऑफ द पिच वाली जो चीजें हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक जो शैडो है इस वर्ल्ड कप के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली है कि वो एक छोटा एग्जांपल सेलिब्रेट भी उन्होंने किया था मेडल लेके घर अपना उनके ओवल ऑफिस के अंदर मेडल बाकायदा रखा हुआ है। अच्छा, एक और दूसरी बात ये है अल्तमश कि अभी जो ड्रॉ होने वाला है दिसंबर के अंदर वर्ल्ड कप का, जैसे फीफा ने उसको प्लान किया था कि या तो वो न्यूयॉर्क में होना था या साउथ कोस्ट के अंदर एलए के अंदर होना था, वो वॉशिंगटन में हो गया। वो अच्छा खुद ही अनाउंस कर दिया ट्रंप साहब ने कि ये वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर के अंदर होगा और मैं वहां पे मौजूद होगा ड्रॉ में। तो अब ही इज गेटिंग अवे विद लॉट ऑफ थिंग्स। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है फिलहाल के ईरान को जो उनका डेलीगेशन उनको वीजाज नहीं दिए गए। अब वो कैसे ये चीज़ कर सकते हैं, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शोर उठ रहा है इस बात को लेकर कि अभी तक उनके वीज़ाज नहीं आए हैं। और इसी बात को जी सॉरी, ये एक और एक बहुत डिफरेंस इस वर्ल्ड कप में पिछले सारे वर्ल्ड कप जो हमने अटेंड भी किए उसमें ये है कि फीफा का एक पहले रूल होता था कि जहां जिस मुल्क में भी वर्ल्ड कप असाइन होता था एक अग्रीमेंट हो जाता था कि भाई जिसके पास वर्ल्ड कप की टिकट है उसको वीजा फ्री एक्सेस आपने देना ही देना है। पिछले वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ है। यूएस वाला मेक्सिको कनाडा का ये एक वाहिद वर्ल्ड कप है कि जहां पे द टिकट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द वीजा। वीजा आपने अलग से अप्लाई करना है, चाहे अगर टिकट हो या ना, इट विल हैव जीरो इन्फ्लुएंस। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो होता है बट लेकिन वीजा इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। तो ये फीफा की जो एक रेगुलेशन थी उन्होंने ऑब्वियसली ओब्लाइज किया है ना ट्रंप को, ट्रंप की सुनी गई है इस मामले के ऊपर। तो मतलब क्योंकि ट्रेडिशन को देखते हुए मैं समझता हूं कि फिर ऐसी जगह वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक फीफा का इतने सालों का एक है मामला कि भाई वीजा फ्री एक्सेस, यही तो एक ब्यूटी थी ना फुटबॉल वर्ल्ड की। मतलब आपका फुटबॉल की वर्ल्ड कप की टिकट है, बस खत्म हो गई बात, आपने टिकट कटानी और पहुंच जाना है उस मुल्क, मैचेस एंजॉय करने। दिस वाज यूनिक टू फीफा। अब वो चीज नहीं रही है। बिल्कुल सही बात है ये। और इसके साथ साथ हमने ईरान की बात की और एक और जो खबर आज ही सामने आई है, अगर हमारे स्क्रीन पे भी हम देख सकें, वो ये है कि फीफा ने फिलहाल जो कह दिया है कि फीफा काउंसिल टेक्स नो एक्शन अगेंस्ट इजराइल, अर्जेस पीस। और नीचे ही आप देख रहे हैं कि एक स्टैंड है फैंस का जो कह रहा है कि शो इजराइल द रेड कार्ड। और हर जगह से आवाज़ अब यही उठ रही है कि क्यों अभी तक इजराइल को इस चीज़ से बाहर नहीं किया गया। फीफा ने जो है अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि वो फ़िलहाल कुछ नहीं करने वाले। और जिस तरह से लतीफ़ ने कहा कि ट्रंप का शैडो डेफिनेटली लूम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। और पिछले हफ्ते यूएस की सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है होम डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इजराइल के ऊपर बैन ना लगे। अब वो कौन होते हैं इस चीज़ में कुछ बोलने वाले? इट्स अ प्योर फुटबॉलिंग मैटर। जो फुटबॉलिंग फेडरेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, वो कह रही हैं कि इन पर बैन लगना चाहिए, बट सो फार नथिंग। अब यूएफा के ऊपर आंखें थी, इस हफ्ते के शायद डिसीजन आ सकता है, उसमें भी अब ताख़ीर हो गई है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हिपोक्रेसी के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। और पिछले हफ्ते एक तकरीब में फुटबॉल लेजेंड एरिक कैंटोना, जो फ्रांस और मैनचेस्टर यूनाइटेड से खेल चुके हैं और बड़ा एक अपना होल्डिंग रखते हैं, उन्होंने बहुत खुल के इस बात का इज़हार किया कि किस तरह से फुटबॉल जो है हिपोक्रेसी का शिकार हो चुका है। इस पॉइंट को लेकर लेट्स लिसन इन टू व्हाट एरिक कैंटोना हैड टू से अबाउट दिस इशू। A brace for the captain Lautaro Martinez 3-0 से इंटर मिलान हराता है स्लाविया प्राहा को। एंड पिछले 9 बार जब स्लाविया प्राहा ने किसी भी इटालियन टीम को फेस किया है तो वो हारे ही हैं। एंड इनफैक्ट हर मैच में मिनिमम 2 गोल तो उन्होंने कंसीड किए ही हैं। और यहाँ पे perfect start for Inter Milan in the Champions League and they win 3-0 against this very team. Almost 4 का XG था Inter Milan का इस मैच में, 21 शॉट्स। आई थिंक यही टीम खेलने आई थी, प्राहा तो बस आई थिंक मिलान को सैर से पार्टी करने आए थे। आई थिंक बहुत ही मज़े का ड्रॉ था इनके लिए, इंटर के लिए। पिछले 7 मैचेस में जो है कोई रिजल्ट मतलब हार के आ रहे हैं। बट हम बात करते हैं लुटारो मार्टिनेज जो कि कैप्टन भी हैं और जिस तरह के उनके गोल्स हम देखते हैं और सीज़न बाय सीज़न हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनके नंबर्स हैं। लेकिन हम चुराम की बात शायद कम करते हैं वो नंबर 9 जो ऐसी नंबर 9 की पहनी हुई है, लेकिन ही इज़ आई थिंक प्रॉबली द बेस्ट नंबर 10 सीरिया के अंदर। और हमने अगेंस्ट फ्रांस भी देखा कि जिस तरह से नेमार का जो दूसरा गोल हुआ था अगेंस्ट अर्जेंटीना, उसमें भी चुराम जो है वो कितने इम्पॉर्टेंट थे। और यहाँ पे भी आप देखें कि हर अटैक, ये तीनों जो गोल्स आए हैं उसमें उनका जिस तरीके से जो अटैकिंग प्रोग्रेस है वो कमाल का ही रहा है। जिस तरह से वो एक्सेल करते हैं, उनके जो रन्स हैं, जो एजिलिटी और फिर जिस तरह उनकी स्पीड है फिनोमिनल है। और वो बिल्कुल प्लेट में रख के वो देते हैं मार्टिनेज को, डम्फ्रीज को भी बिल्कुल इतना टैप इन दे रहे हैं वो। तो कितने इंपॉर्टेंट वो प्लेयर बन चुके हैं इंटर के लिए भी और इवन फॉर फ्रेंच नेशनल टीम ऑल्सो। बेहतरीन, हमें पता है कि इंटर का जो डिफेंस है वो काफ़ी बेहतर है।
तो वहाँ से तो कोई थ्रेट एज सच नज़र नहीं आई, लेकिन ओवरऑल दे कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स अगेंस्ट अ टीम लाइक प्राहा। और आई थिंक ये जो स्कोर लाइन है ये जस्टिस नहीं करती जिस तरह से था, जो एक्सजी था, जिस तरह से एक्सजी था। बट फिनोमिनल स्टार्ट लाइक ऑलवेज, इवन दो सिमियोनी जो हैं वो चले गए अल हिलाल, लेकिन हमें जो नए मैनेजर हैं उनकी तरफ से हॉयलैंड, उनके जो नए मैनेजर हैं उनकी तरफ से जो है जो गेम प्ले जो जिस तरह बैक थ्री लेके उसी फिलॉसफी को लेके चल रहे हैं, तो रिजल्ट्स के अंदर और परफॉर्मेंस के अंदर हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई, क्योंकि अक्सर होता ही है कि नया मैनेजर आता है तो टीम थोड़ी सी आगे पीछे होती है। बट आई थिंक मिलान ने उसी तरह से स्टार्ट लिया जैसे उनको लेना चाहिए था। अच्छा, अल हिलाल से मुझे बात है कि आई थिंक फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स अल हिलाल नंबर 3 पे सऊदी प्रीमियर लीग के अंदर, और अल नसर लीड कर रहा है। हो सकता है इस दफा रोनाल्डो ट्रॉफी ले ही जाए इवेंचुअली। लग यही रहा है फिलहाल, एटलीस्ट आफ्टर 3 मैचेस। जी, रोनाल्डो ने अगर ट्रॉफी इस सीजन नहीं जीती ना, कोई मसला नहीं, वो रिटायर नहीं हुआ जब तक वो ट्रॉफी नहीं जीतेगा, जो हालात लग रहे हैं मुझे, क्योंकि उनको 1000 गोल्स का एक मार्क भी अचीव करना है। सिर्फ 50 रह गए, सिर्फ 50 रह गए, तो अभी 2 सीजन तो मजीद मेरे ख्याल से खेलेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर वो ऑल टुगेदर वो करे एक सीजन में हो जाएगा। अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है अगले साल। बिल्कुल बिल्कुल। और इनके फेवरेट मैनेजर या कोच कह लें मार्टिनेज, वो तो ड्रॉप करेंगे नहीं रोनाल्डो को, वो नहीं करेंगे, चाहे पोर्चुगल बाहर हो जाए। एट द स्टेक ऑफ पोर्चुगल, भाई रोनाल्डो पहले पोर्चुगल की टीम बाहर। फर्नांडो सैंटोस 22 साल से मैनेजर थे पोर्चुगल की, उनको हाथ धोना पड़ा अपनी जॉब से, उनको हाथ धोना पड़ा जब उन्होंने रोनाल्डो को बिठाया। यूरो जिताया था फर्नांडो सैंटोस ने पोर्चुगल को। उसके अलावा इस गेम के अंदर देखिए, जैसे उस्मान ने भी बिल्कुल सही कहा, जो क्रिस्टियन कीबू जो नए मैनेजर आए, तो पहली तो बात ये कि एक्स प्लेयर थे इंटर के, ऑब्वियसली इनका बड़ा खिदमात थी। जो ट्रेवल सीजन विनिंग सीजन था 2010 के अंदर, वो उसका हिस्सा थे अंडर मरीनियो। और यहाँ पे उन्होंने एक अकलमंदी ये की कि ज़्यादा टिंकरिंग की नहीं है टीम के साथ, जो स्टाइल ऑफ प्ले, जो फॉर्मेशन है, कोशिश करें कंटिन्यूएशन रखें, बिकॉज इफ इट्स नॉट ब्रोकन व्हाई फिक्स इट, राइट? सिंपल सा एक फिलॉसफी है ये। तो इसके अलावा हमने इस गेम के अंदर मार्कस टुराम को हमने जो देखा कि जो उनके गोल से, इनफैक्ट 2 एफर्ट्स भी थे उनके खुद के जो कि ब्लॉक हुए। और जो पहला गोल आया लोटारो को, गोलकीपर जो स्टैनिक थे, उन्होंने एक वीक पास किया था, उन्होंने इंटरसेप्ट किया, लोटारो ने टैप इन किया। उसके बाद सेकंड गोल अचरबी का एक बहुत शानदार रन था, उस फ्रॉम सेंटर बैक पोजीशन, उस रन से उन्होंने बॉल आगे टुराम को पहुंचाई थी, फिर वो डम्फ्रीज के लिए टैप इन था। उसके बाद फिर तीसरा गोल भी जब आया, वो भी उनके डिफेंडर ही थे, बैस्टोनी, जिनका एक बहुत ही जबरदस्त एक सेंटर बैक पोजीशन से रन आया था, उन्होंने लाउटारो ने फिर वो गोल स्कोर किया था। So it was a straightforward, easy victory, nothing much to complain about for Inter Milan. लेकिन न्यूज़ ये आई कि इस मैच के बाद मार्कस टुराम को एक थोड़ी कोई निगल हुआ है, थोड़ी कोई इंजरी हुई है, एंड अब फ्रांस के स्क्वाड के अंदर उनकी जगह उसको क्रिस्टोफर एनकुंकू को शामिल किया है आफ्टर 11 मंथ्स। बहुत एक लंबे अरसे के बाद वो फ्रांस की टीम के अंदर अपनी वापसी करेंगे। मिलान के लिए भी उन्होंने रिसेंटली स्कोर भी किया था, और उनकी जो ट्रेडमार्क बलून वाली सेलिब्रेशन थी, वो रेड बलून अब देखने को मिला। चेल्सी में ब्लू बलून होता था, यहाँ पे रेड बलून मिला। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग द फ्रेंच टीम अभी इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर आपने तो कहा है ना कि डिशॉम्प जो हैं आप बड़े एंटी हैं उनके, और मैं हूँ एंटी, मुझे आई डोंट लाइक हिज फुटबॉल, इतना प्रैग्मेटिक। लेकिन जिस तरह का टैलेंट है फ्रेंच टीम के अंदर, वो डिशॉम्प हो या कोई भी मैनेजर हो, आई थिंक ही विल बी ब्लेस्ड विद सच अ गुड टीम। माइकल ओलिस इस वक्त कितना आगे जा रहा है। ज़िडान को काफी लिंक किया जाता है कि इनके बाद जो है वो ज़िडान पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि डेशांस अपनी कुर्सी से उतरेंगे तो वो इस कुर्सी संभाल सकेंगे, लेकिन ही इज नॉट विलिंग टू लेट गो ऑफ द सीट। दिस माइट बी द लास्ट वर्ल्ड कप, लेट्स सी होपफुली नॉट। चलिए एक और मैच की हम बात करेंगे जो हम कल नहीं डिस्कस कर पाए थे, आर्सेनल वर्सेस ओलंपियाकोस। आर्सेनल जो है ये मैच एट होम खेल रहा था, 2-0 से अपना ये मैच जीता है। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स। साका जो है 92nd मिनट के अंदर स्कोर करते हैं, ड्यू टू मिस्टेक बाय द गोलकीपर 2-0 से आर्सेनल ये मैच जीता है। मार्टिनेली स्कोर करते हैं, ही स्टार्टेड बाय द कोच एज वेल, विच इज यूजुअली आजकल हम देखते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट वो आते हैं। एंड प्रीटी मच अगर स्टैट्स की ओवरऑल बात करें, 2.9 का XG रहता है आर्सेनल का। प्रीटी मच नो मैच फॉर ओलंपियाकोस एंड अ गुड स्टार्ट फॉर आर्सेनल एज वेल। जी उस्मान जी, हमने टुराम की बात की, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें टॉप 5 यूरोपियन लीग्स की अगर हम बात करें, तो ओडेगार्ड इज़ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। और इसमें जितने अटैक्स बने, आपने देखा होगा कि वो जिस तरह से बॉल स्प्रे कर रहे हैं, जो जिस तरह से उनकी लॉन्ग बॉल्स हैं, जिस तरह के पासेस, सब लाइन पासेस क्रिएट कर रहे हैं। पहला मौका जब आता है योकरस के पास, उनकी एक स्ट्रेंथ नज़र आती है, डिफेंडर को बिल्कुल फिजिकली जो है वो डिसमेंटल करते हैं। और उसमें भी जो है वो गोलकीपर से बॉल पैरी करके जो है वो उनके टांग से
लग के जो है वो वुडवर्क पे लगती है और मार्टिनेली के पास बिल्कुल एक बहुत आसान मौका होता है। मार्टिनेली थोड़ा शाइन कर रहे हैं अब वापस से, ऐसे लग रहा है। उसके बाद हमने देखा न्यूमरस चांसेस क्रिएट किए और उसमें एक पिवट जो हमें नज़र आई वो ओडेगार्ड की सूरत में। आई मीन उनकी जो प्रिसीजन है पासिंग की और जिस तरह से जो इंजन रूम को जैसे कंट्रोल करते हैं, दैट्स फिनोमिनल। आई थिंक आर्सेनल के पास एक बहुत बड़ा आर्सेनल है ओडेगार्ड की सूरत में। दूसरी तरफ साका की वापसी हुई है बेंच से, वो आते हैं बिल्कुल आखिरी मिनट में, हालांकि गेम वाज ऑल डन एंड डस्टेड, 1-0 से वो लीड कर रहे थे, कोई थ्रेट नज़र नहीं आ रहा था। राया की कुछ अच्छे सेव्स हमें ज़रूर देखने को मिले इनिशियली, और उसके बाद जो है द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। हमने देखा बड़े आसानी से जो है वो बिटवीन द गोल कीपर्स लेग्स जो है वो गोल स्कोर करते हैं। थोड़ा शॉट स्लो हो जाता है, बॉल की रफ्तार स्लो ज़रूर हो जाती है, बट वो काफ़ी हद तक गोल कीपर जो है वो डिसीव हो गए थे। सो आई थिंक वेरी वेल डिजर्व, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें भी 3 से 4 गोल प्रॉबली हो सकते थे बड़े आराम से। आप खुश हैं योकेरेस से या अभी भी आपको प्रॉब्लम्स है? मैं योकेरेस से मेरी खुशी कोई मैटर नहीं करती, मैं तो डिपेंड कर रहा हूँ कि अलेक्जेंडर इसाक कैसा परफॉर्म करते हैं। मैं आई एम लुकिंग फॉर दैट। अच्छा जी, चलें। इसाक तो अभी प्री सीजन मोड के अंदर चल रहे हैं। एग्जैक्टली, उस मोड पता नहीं कब तक चलता है वो मोड। उस मोड से बाहर निकलेंगे तो कुछ कर पाएंगे। बट इस गेम के अंदर अच्छा देखने में तो बधाई 2-0 विक्ट्री है, लेकिन एक तो राया के जो सेव्स थे, 100 जो उन्होंने किया वो बहुत शानदार था। एल काबी का भी एक हेडर उन्होंने रोका। इनफैक्ट आर्सेनल के पास कई मौके थे इस गेम के अंदर, एक ट्रोसार्ड ने एक बॉल हवा में मार दी, एक तो कीपर ने सेव कर ली थी, लेकिन आर्सेनल सीम नर्वस इन द सेकंड हाफ बिकॉज 60 मिनट्स के बाद वो सारे बिग बॉयज जो थे, डेक्लन राइस भी आते हैं, टिम्बर भी आते हैं, साका भी आते हैं, ये सारे लड़के आते हैं टू सिक्योर द रिजल्ट। बिकॉज 1-0 आपको पता है इट्स नॉट अ सेफ स्कोर लाइन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो ओलंपियाकोस कुछ नहीं कर रहा था, मतलब दे वर क्रिएटिंग अ फ्यू चांसेस एंड दे नीडेड टू सिक्योर द रिजल्ट, बट ऑब्वियसली इट्स द 3 पॉइंट्स दैट मैटर्स। मार्टिनेली फाइन रन ऑफ फॉर्म ऑब्वियसली उनका चल रहा है, वो पहला गोल उनका टैप ऑन था, वो पूरा जो हार्ड वर्क था योकेरेस का ही था उस गोल के अंदर। एंड जो ओडेगार्ड की जो वापसी हुई है इस इंजरी ब्रेक की में, तो अब समझ में आ रहा है कि ओडेगार्ड कितना फंडामेंटल है आर्सेनल की पूरी मिडफील्ड के लिए, बिकॉज ही इज द कंडक्टर, वही पूरा ऑर्केस्ट्रा पीछे से कंडक्ट करते हैं। उनकी जो पासिंग रेंज है, बिकॉज जब वो नहीं थे तो वो आर्सेनल काफी वो मिस कर रहा था उस एलिमेंट को मिडफील्ड से। सो अभी मेरे ख्याल से वीकेंड में वेस्ट हैम से मैच है उनका, बिल्कुल। सो अब वो लंदन ईस्ट लंदन डार्बी है। और वहाँ पे मजे की बात ये है कि पॉटर जा चुके हैं कि हमारे शोज नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ एशिया कप, और नूनो एस्पिरितो सांतोस जो हैं वो आके वेस्ट हैम को संभाल रहे हैं। इस पे आप दोनों की राय कि क्या वो सर संभाल सकेंगे वेस्ट हैम को? मैं आपको उसका एग्जांपल ये देता हूँ कि नॉटिंघम फॉरेस्ट से एंज जो है 6 मैचेस अब तक खेले और एक भी नहीं जीते। हाँ, एक भी नहीं और हर मैच के अंदर जो है ना उन्होंने काफी गोल कंसीड किए। नूनो के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, डिफेंस उनका बड़ा कॉम्पैक्ट था। वेस्ट हैम के साथ उन्होंने पहला मैच खेला, नूनो ने 1-1 की स्कोर लाइन थी और हमने देखा डिफेंसिवली कितनी इंप्रूवमेंट थी। तो यहाँ पे नॉटिंघम फॉरेस्ट वुड बी रिग्रेटिंग देयर डिसीजन, और उनके फैंस ने भी ये जो है ना चैंट करना शुरू कर दिया कि यू बी सैक इन द मॉर्निंग। तो आई थिंक ये उल्टा हो गया है, और जो उनके ओनर है नॉटिंघम के, उनके साथ मुझे लगता है कि गेम हो गई है। इट्स द वर्स्ट डिसीजन पॉसिबल। मतलब नूनो सैंटोस जिसको जो रेलीगेशन से निकाल के एक पहले सीजन में 6ठी पोजीशन पे फिनिश की थी, उसके बाद सेकंड सीजन भी उन्होंने यूरोप के अंदर क्वालिफाई कराया, पूरा सीजन टॉप 4 में रहा है। यस, सिर्फ आखिरी के 2 महीने में जो है ना वो थोड़ा उनका बिल्कुल। तो ये कोई अच्छा दोनों का पर्सनल टिप हो गया था, एक जैसे आपको पता है कि लास्ट सीजन के अंदर भी हमने कुछ हमने देखा था कि ग्राउंड के ऊपर आके वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। एग्जैक्टली, ग्राउंड के अंदर दे थे, प्लस अभी फिर जो प्री सीजन था उसके अंदर भी दोनों के कुछ इख्तलाफात थे ट्रांसफर पॉलिसी को लेके, दूसरे मैटर्स को लेके, एंड नूनो अब उकता गए थे। ज़ाहिर इतनी इंटरफेरेंस जो हो रही थी ओनर से, और ऑब्वियसली एडू की जो आना हुआ है नॉटिंघम फॉरेस्ट में एज द स्पोर्टिंग डायरेक्टर, उसने काफ़ी मामलात ख़राब किए हैं, बिकॉज एडू की और इनकी भी नहीं बनी नूनो एस्पिरितो सैंटोस की, बिकॉज ट्रांसफर पॉलिसीज दोनों की अलग थी, नूनो की अलग डिमांड्स थी, वो एडू अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे। तो उनका आना और उसके अलावा मैरिनाकस की इंटरफेरेंस, तो ये एक रीज़न थे नूनो की सैकिंग के। और नूनो ऑब्वियसली उनको पता था कि उनका स्टॉक हाई था, सिंपल सी बात है, नॉटिंघम फॉरेस्ट को यूरोप के अंदर वो लेकर आए। आप कैसे देखते हैं कि वेस्ट हैम जो है पॉटर को लेट गो करते हैं, और यहाँ पे आप कैसे देखते हैं कि नूनो
किस तरह से वेस्ट हैम को लेके चलेंगे? अल्टीमेटली सारी बात ये कि एंज पोस्टेकोग्लू एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट आर पोल्स अपार्ट इन फिलोसफी। देखो आप देखें ना, उनकी जो टीम्स होती है पोस्टेकोग्लू की, वो तो अटैकिंग ओरिएंटेड, उनकी पासिंग गेम्स होती है, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल वो खिलाना पसंद करते हैं, हाई लाइन खिलाना पसंद करते हैं, और अभी वो यही चीज इंप्लीमेंट करने चाह रहे हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए, और वो उनके लिए कल्चर शॉक है। बिकॉज नूनो तो मतलब पार्क द बस करने वाला मैनेजर था, उसको वो पिछले सीजन तो देखिए काउंटर के ऊपर सारी फुटबॉल उनकी काउंटर पे थी। क्रिस वुड उनके पास एक प्लेयर थे, एक गोल आता था और देखे ना, मतलब प्री सीजन मिला नहीं है, अपनी फिलोसफी को उनको ड्रिल करनी सेकंड ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर। मिड सीजन जब आप एक नए मैनेजर को, वो भी इतनी अलग फिलोसफी के बंदे को आप लेकर आते हो, तो अल्टीमेट रिजल्ट्स कैसे आएंगे? तो सिंपल सी बात है, इट वाज बाउंड टू फेल। इसमें आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि भाई आप सेम फिलोसफी का सेम बंदा अगर आप लेकर आओगे ना, डिफरेंट मैनेजर, तो वो फिर कंटिन्यूएशन वाला एक एलिमेंट होता है, बात संभल जाती है। यहाँ पे संभल नहीं रही है मामला। और वेस्ट हैम को कैसे देखते हैं? वेस्ट हैम के लिए देखिए, जब मॉइस को सैक किया था तो वो फैंस भी मॉइस के खिलाफ आखिरी दिनों में हो गए, तो उसकी वजह ये थी कि वो कहते रहे हमें एक्सपेंसिव फुटबॉल देखना है, हमें मतलब पासिंग फुटबॉल और मजे का फुटबॉल देखना है। तो आप फिर ग्राहम पॉटर को लेके, ग्राहम पॉटर के साथ तो अभी आप साल 2 साल उसको बिल्ड करने दो, वो तो एक फिलोसफी मैनेजर है, वो तो लंबा टाइम लेते हैं सेटल होने में। इतना पेशेंस ना फैंस ने शो किया, ना उनके बोर्ड ने शो किया। अब वो नूनो को लेकर, नूनो प्रैग्मेटिक मैनेजर है कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसका वो मैक्सिमम आउटपुट एक्सट्रैक्ट करेगा, ही विल गेट द रिजल्ट्स, मिड टेबल फिनिश आ जाएगी वेस्ट हैम की एक। अब वो लेकिन फुटबॉल बोरिंग होगा, जो आप चाह रहे थे ग्राहम पॉटर जिस किस्म का फुटबॉल खेलना, वैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इट्स इजियर आई सपोज कि, क्योंकि वो देखें उसमें रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे थे अंडर ग्राहम पॉटर, तो फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि इट वुड बी इजियर फॉर देम टू एक्सेप्ट नूनो एस्पिरिटो सैंटोस, कि एटलीस्ट एक रिजल्ट्स तो आएंगे, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे तो फिनिश कर पाएंगे ना वो। फैन के पर्सपेक्टिव से आपका मतलब अल्तमश है? नहीं, मैं वेस्ट हैम हां, अल्तमश भी खैर वेस्ट हैम फैन है। और हमारी एक और टीम भी जो है सेल्टिक, यूरोपा के अंदर कल हार गई ब्रागा से, बड़ा अफसोस हुआ। रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं जरा। लेट्स हैव अ लुक एट द रिजल्ट्स फॉर द यूरोपा लीग। देयर वी गो। बोलोनिया एंड फ्राइबर्ग का मैच ड्रॉ रहता है, और अगर हम बात करते हैं सेल्टिक की, तो वो एट होम जो है वो ब्रागा से हारे, और एक गोल जो था वो डिसअलाउ हुआ था। उसके बाद काफ़ी मोराल गिर गया था ब्रेंडन रॉजर्स पे। अब काफ़ी जो है सवाल निशान उठ रहे हैं, क्योंकि इवन द लीग के अंदर वो वाली परफॉर्मेंस नज़र हमें नहीं आ रही है। एंड उसके अंदर रेंजर्स है, वो भी अपना मैच हारती है, जो उनके राइवल्स हैं, दे लूज टू स्टर्न ग्रॉज। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट भी अपना मैच हार दी, जिसके बाद जो है काफ़ी फैंस नॉटिंघम फॉरेस्ट के अब अगेंस्ट हो चुके हैं वर्सेस एंज पोस्टेकोग्लू। तो काफ़ी वो भी मुश्किलात में हमें नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी इन डिटेल बात की है पोस्टेकोग्लू के बारे में। 6 मैचेस में एक मैच भी वो ना ड्रॉ भी नहीं कर पाए, सारे हारे हैं। नहीं, ड्रॉ उन्होंने किए कपल मैचेस, लेकिन बात ये है कि जैसे कि वो हमेशा कहते हैं कि सेकंड सीजन में ट्रॉफी डिलीवर करते हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट को बहुत वेट करना पड़ेगा। ये ना हो खुदा न खास्ता वो रेलीगेट हो जाए, बिकॉज कहाँ यूरोपियन पोजीशन में फिनिश है, कहाँ टॉटनहम को 17 पे लेके चले गए थे। तो आई थिंक ही इज़ अ डिफरेंट मैनेजर। ऑफ कोर्स वही वाली बात है कि वो जो है ना, ही लाइक्स टू आउटस्कोर द टीम्स, एक अटैकिंग फुटबॉल खेलनी है। और नॉटिंघम फॉरेस्ट की जो कोर है वो बेसिकली नूनो ने ऐसी बनाई है कि वो उसमें, मैं नहीं समझता 2 सीजन्स में भी वो शायद उस तरह से हो जाए जिस तरह से एंज चाह रहे हैं। बिल्कुल, वो मिड सीजन में तो खैर चीज हो ही नहीं सकती है ना, मिड सीजन स्पेशली नहीं हो सकती, प्री सीजन नहीं मिला बिल्कुल। तो कैसे वो प्लेयर्स जो कि इतने डिफेंसिव माइंडेड ट्रेन हुए हैं फॉर दैट मच ऑफ टाइम, वो कैसे अपनी पूरी फुटबॉल को चेंज कर देंगे? उसमें फिर गलतियां ही होंगी। एग्जैक्टली। और सबसे मजे की बात, जो मेन उनके क्रिस वुड स्ट्राइकर थे, वही कल बेंच के ऊपर थे, इगोर खिला रहे हो। मैं पिछले मैचेस में भी देख रहा था कि उनकी प्रेफरेंस इगोर है, बिकॉज क्रिस वुड थ्राइव्स ऑन मेकिंग रन्स इन बिहाइंड और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में ज्यादा वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वो मेन गोल स्कोरर को भी आपने ड्रॉप कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पोस्टेकोग्लू क्या करना चाह रहे हैं, या जो उनके ओनर है वो क्या करना चाह रहे हैं, किस किस्म के मैनेजर को वो लेकर आ गए। एग्जैक्टली क्या हो रहा था? अच्छा, वो एक रीजन ये भी है कि बिकॉज एक तो वो ग्रीक हैं, मैरिनाकिस जो हैं, और जो पोस्टेकोग्लू हैं वो भी ऑब्वियसली उनका जो बैकग्राउंड है ग्रीक बैकग्राउंड था, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेट कर गए थे। आई थिंक एक रीजन है, तो वो ये भी एक है कि भाई अपने मुल्क का बंदा जो है, बस फिर तो 10 साल रहेंगे यहाँ पे, फिक्र ना करें आप। क्या फर्क पड़ता है। ओके जी, नजर डालते हैं कि अब वीकेंड पे जो प्रीमियर लीग के फिक्सचर्स आने वाले हैं, उनका कौन से फिक्सचर्स होंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स। The big one there, Chelsea, Liverpool, and also the big one there, Manchester United versus Sunderland. और बड़ा मजे का स्टार्ट आपको बताएंगे इस फिक्सचर के बारे में। Plus Arsenal West Ham should hopefully be a good match as well. This will be the North East London derby and Leeds take on Spurs.
और बोर्नमouth और फुलहम, ये भी बड़ा अच्छा मैच हो गया डेफिनेटली, बोथ टीम्स प्लेइंग वेल। एंड संडे को जो मैचेस होंगे उसमें एस्टन विला वर्सेस बर्नली, एवर्टन वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, न्यूकासल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, वन मोर चांस फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड पोस्टेकग्लू, वुल्व्स वर्सेस ब्राइटन एंड ब्रेंटफोर्ड वर्सेस सिटी। सिटी के लिए ये डेफिनेटली फिक्सचर जो है ट्रिकी हो सकता है, कमिंग टू लंदन एंड प्लेइंग वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। लेकिन जहाँ हम बात कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सनडरलैंड, सनडरलैंड फिर से प्रीमियर लीग में आया है, वो प्रमोट होके प्रीमियर लीग में आए हैं और दे हैव मोर पॉइंट्स देन मैनचेस्टर यूनाइटेड सिंस अप्रैल। जब अप्रैल से जितने मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पॉइंट्स एक्यूमुलेट किए हैं प्रीमियर लीग के अंदर, सनडरलैंड ने अब प्रमोट होके वो आए एंड ज़्यादा पॉइंट्स उन्होंने ले लिए हैं। अपेरेंटली सनडरलैंड आप सोचें जो है जिनकी राइवलरी न्यूकासल के साथ है उससे भी ऊपर पोजीशन पे हैं वो, बिल्कुल दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, दे हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। कहाँ से वो आए हैं, लीग 1 से, फिर चैंपियनशिप और अब प्रीमियर लीग, इतने अरसे के बाद। सैम एलेडाइस होते थे, उन्होंने इनको एक दफ़ा बचाया, मोइज ने बचाया, लेकिन बहरहाल आई थिंक दे केम बैक रियली स्ट्रॉन्ग। और आपने बिल्कुल सही कही कि लिवरपूल, चेल्सी लिवरपूल से भी बड़ा फिक्सचर हो सकता है ये यूनाइटेड से। इन टर्म्स ऑफ के जो बातें की जा रही है, बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स गोना बी टफ कॉन्टेस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स आपने ब्रेंटफोर्ड से देखा 3-1 हारा यूनाइटेड, और फिर अब ब्रेंटफोर्ड कुड बी मैनचेस्टर, नॉट सिटी, मैनचेस्टर किलर अगर वो सिटी को सरप्राइज कर देते हैं। तो ये दो मैचेस ये, और दूसरा चेल्सी लिवरपूल, दोनों टीम्स के पास कुछ इंजरी कंसर्न्स हैं। किएजा और एकेटिके दे नॉट फुली फिट, एलिसन तो है ही नहीं, एलिसन तो हिस्सा ही नहीं होंगे, ब्राजील के साथ भी नहीं होंगे, लिवरपूल के साथ भी नहीं होंगे, उनकी ये कंसर्न है। और बिल्कुल ईसाक जो है वो अभी तक अपनी फुल फिटनेस में नहीं है, तो ये अब देखना पड़ेगा कि क्या अटैकिंग थ्री होते हैं। और दूसरी तरफ चेल्सी की तरफ से भी बहुत इंजरीज हैं। उस पर आते हैं, एक वर्ड जो हमारे यहाँ लोकली बड़ा मशहूर है, सिस्टम, आप समझ गए होंगे। इवन एमआरएम के सिस्टम के बारे में बहुत कहा जा रहा है, जरा क्या सुनते हैं कि एमआरएम ने अपने खुद के सिस्टम के बारे में क्या कहा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो ये कह रहे हैं कि इफ व्हेन आई लुक एट द गेम आई जस्ट सी दैट वी डिड नॉट लूज द गेम बिकॉज ऑफ द सिस्टम। तो कोई भी अगर आप ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं तो जिस मेथड के साथ आप वो काम करते हैं वो डिटर्मिन करता है कि रिजल्ट क्या आएगा। तो आई डोंट नो भी ये क्या कह रहे हैं, मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आप समझ पाएँ तो मुझे बताइएगा ज़रूर। देखें क्योंकि हम ये शो करते हैं, हमें पता है कि हमारे प्रोड्यूसर हैं और पूरी प्रोडक्शन टीम है, वो एक सर्टन वे में लाइनअप करती है, फिर हमारी कैमरा टीम है वो कैमराज यहाँ रखती है, हम आके बैठ के फिर शो करते हैं, लेकिन अगर रन डाउन होता है शो का, तो ये सिस्टम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर 3 at the back इस शो में भी कर देंगे ना तो वो सिस्टम भी चलेगा। क्योंकि मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, वो चले वो एक, लेकिन अब वो कोई टॉप, अगर हम टॉप 6 की बात करें तो उस तरह से तो नहीं है, बट दे आर डूइंग गुड, स्टेबल सिचुएशन है। क्रिस्टल पैलेस 19-0 के उस वक्त नहीं वो तो अनबीटन रन है और दे आर डूइंग रियली गुड, सबको हराते हुए। लेकिन आप ये देखें, एंटोनियो कॉन्टे ने ये वाला सिस्टम बैक 3 वाला जो है शुरू किया, वो बड़ा एक्सेल किया। उस वक्त समझ नहीं थी प्रीमियर लीग या इंग्लिश क्लब को टू काउंटर दैट, ज़्यादातर हमें इटली में देखने को मिलता है। उसके बाद टुकल आए चेल्सी के अंदर, उन्होंने भी इसको कंटिन्यू किया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वहाँ पे भी मिड टेबल ज़रूर 5वें-6वें पे फिनिश किया, लेकिन चैंपियंस लीग जिता दी। उसके बाद हमने देखा कि कई टीम्स ने कोशिश की, इस तरह से एक्सेल नहीं कर सके, क्योंकि ज़रा इंग्लिश फुटबॉल डिफरेंट है कंपैरेटिवली इटालियन फुटबॉल की, जिसके अंदर ज़रा डिफेंसिवली आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। इंग्लिश फुटबॉल ज़रा थोड़ी, मैं ये समझता हूँ कि एक इंटरटेनिंग किस्म की फुटबॉल है, फिजिकल भी है, उसके अंदर जो है हमें स्पीड, एक पेस नज़र आता है। तो यहाँ पे जो इनकी गलती मैं समझता हूँ वो ये है कि आप पेप को देख लें, पेप का जो पिछले सीज़न जो था, उन्होंने अपने सिस्टम को चेंज काफ़ी हद तक किया, और 4-1-4-1 की जो फॉर्मेशन वो लेके आए हैं, जहाँ उनको रिजल्ट नहीं मिलते वो उस फॉर्मेशन से रिजल्ट निकाल लेते हैं, जब उनका जिस तरह से वो ट्वीक करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इनकी गलती है, ये इतनी जिद, इतनी स्टबर्ननेस, बिकॉज इनकी जो टीम है वो नुकसान उठा रही है, और कंटिन्यूसली जो है इतनी स्पेंडिंग के बाद, पिछले सीजन 200 मिलियन, इस सीजन भी ऑलमोस्ट इतनी स्पेंडिंग की है, क्या रिजल्ट लेके आ रहे हैं अभी भी नीचे। और रूनी ने तो कह दिया है कि आई हैव नो फेथ इन एमआरएम, जो उनकी फिलॉसफी है। तो आप अंदाजा लगा लें, फिर सिस्टम तो कभी आपको नुकसान भी दे सकता है। बिल्कुल, तो सिस्टम के बारे में तो खैर एमआरएम कह चुके हैं कि भाई अगर मुझे पोप खुद भी बोलेगा कि सिस्टम चेंज करो तो मैं नहीं करूंगा, तो वो तो उन्होंने बात ही खत्म कर दी ना कि हम यहाँ पे रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, रिलीजियसली सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अब मैं उस पर क्या बोलूँगा, वो नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अच्छा, लेकिन मैं देखना इसको कॉन्ट्रास्ट यूं करें ना आप, एडी हाउ जब
न्यूकासल के अंदर आए थे, ठीक है ना, तो वो उनके पास इंफीरियर प्लेयर्स थे। इस वक्त जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्क्वाड की क्वालिटी उससे हल्के प्लेयर। वेरी गुड पॉइंट। उन्होंने क्या किया कि उन प्लेयर्स को अपनी कोचिंग के जरिए बेहतर बनाया। जो लिंक्टन का एग्जांपल उठा लें आप, मिडफील्ड के अंदर एंथनी गॉर्डन, मतलब और भी यार, शॉन लॉन्गस्टाफ, एग्जैक्टली, डैन बर्न, इसाक इस टीम से आए। एग्जैक्टली, डैन बर्न के बारे में तो उनके जो न्यूकासल के सपोर्टर्स थे खुद उसका मजाक उड़ाते थे कि भाई 6.5 फीट का आदमी ये तो कुछ ना डिफेंड कर सकता ना कुछ कर, उसको इंप्रूव किया। वॉलवेट का मजाक उड़ा रहे थे बायर्न म्यूनिख। मैं उस एरिया की बात करें जब वो आए, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब वो आए थे। उन्होंने आते के साथ अपना इंपैक्ट डाला टीम के ऊपर। इसी तरीके से सेम इंपैक्ट थॉमस फ्रैंक ने डाला टॉटनहम के ऊपर। टॉटनहम की ठीक है अभी एक आध रिजल्ट थोड़ा नीचे गया, ब्रेंटफोर्ड तो कुछ नहीं था, उनको एग्जैक्टली ऊपर लाए और फिर सस्टेन करवाया, अपनी कोचिंग के जरिए कराया ना। तो इन्होंने आके तो अपने कोचिंग का तो कोई जलवा दिखाया ही नहीं, वो तो सिर्फ एक सिस्टम, एक फॉर्मेशन उन्होंने सेट कर दी है कि इसी फॉर्मेशन खेलें। अब इस फॉर्मेशन के लिए टूल्स ही नहीं है। तो या तो फिर अगर यूनाइटेड के फैंस अभी इंतजार करें कि भाई एक्सेप्ट करें और यूनाइटेड का बोर्ड एक्सेप्ट करे कि भाई ये सीजन भी हम लोग रेलेगेशन से थोड़ा सा ऊपर हम बस फिनिश करेंगे, हालांकि फॉर्म रेलेगेशन वाला है। इसका मतलब ये है कि एक एवरेज कही जाती है कि भाई 40 पॉइंट्स चाहिए होते हैं टू बी सिक्योर फ्रॉम रेलेगेशन। अभी जो उनका फॉर्म है, गेम ज्यादा खेलिए, पॉइंट्स कम है, तो 38 गेम में 37 पॉइंट इस टाइप का चला, तो रेलेगेशन फॉर्म कहेंगे कि पॉसिबिलिटी है इस फॉर्म के तहत कि भाई रेलेगेट हो सकता है क्लब। तो अगर ये चीज एक्सेप्ट करेंगे भाई रेलेगेशन से शायद बच जाए, और फिर आप नेक्स्ट समर के अंदर उनको टूल्स दें जिसके अंदर एक ऐसा मिडफील्डर जो ग्राउंड कवर करे, जो भागता रहे पूरी तरीके से उस सिस्टम के अंदर, फिर आप वो टाइम दें उनको, तब फिर अगले सीजन में समझता हूं शायद फिर अमरिम कुछ कर सके। लेकिन बट आर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रिपेयर टू वेट दैट लॉन्ग? आर द फैंस प्रिपेयर टू वेट दैट लॉन्ग? बिकॉज वो सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, प्लेयर्स है नहीं उस सिस्टम खिलाने के लिए, तो फिर तो क्या होगा। और 12 सालों में पहली दफा ये वाहिद मैनेजर है जिसका सबसे कम विन रेशियो है। तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर किस बात की, हमने टेन हैग को भी कितना क्रिटिसाइज किया और मैनेजर्स को भी, तो वो तो उससे बहुत बेहतर ही निकले अगर देखा जाए तो। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, ये बात तो डिबेट तो चलती रहेगी। वीकेंड के काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। लेट्स सी कि रूबन अमरिम जो है इस वीकेंड के बाद भी ओल्ड ट्रैफर्ड पे होंगे या नहीं, या सनडरलैंड जो है वो अपसेट करेगा इस टीम को, एंड क्या करती है ये जो ओनरशिप है अपने नए मैनेजर के साथ। नए तो नहीं कहेंगे, एक साल से अब उनको ऊपर भी हो चुका है रूबन अमरिम को। प्लस ऑफ कोर्स चेल्सी लिवरपूल शुड बी अ गुड फिक्सचर एज वेल। आर्सेनल वेस्ट हैम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फिक्सचर होगा, एंड ब्रेंटफोर्ड मैन सिटी। आगे बढ़ते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं। इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया जिसके अंदर टूकल जो उनके कोच हैं थॉमस टूकल, उन्होंने जूड बेलिंगम को नहीं रखा है स्क्वाड के अंदर, साथ साथ फिल फोर्डन एंड जैक ग्रिलिश भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने जो है जूड बेलिंगम को स्क्वाड में क्यों नहीं रखा। फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी अप्रोर है इस चीज़ को लेके कि काफ़ी बड़े नाम इन्होंने नहीं रखे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा सेन ब्रिटिश मीडिया या इंग्लिश मीडिया कह लें फुटबॉल के जो कवर करते हैं, उनका ये मानना है कि टूकल जो है बड़े नामों पे इंसार नहीं करेंगे। और जैसा लतीफ़ ने भी कहा था कि जो प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं एंड ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, उनके साथ वो जाएंगे अपने मैचेस के अंदर। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जूड बेलिंगम जैसा प्लेयर जो है वो वाकई अलॉन्ग विद हैरी केन और कुछ ऐसे नाम हैं जो अनड्रॉपेबल हैं, और आगे डेफिनेटली उनकी जगह बननी है। हमने देखा है कि जूड की जो फॉर्म है और इंजरी से रिलेटेड इस सीज़न भी, और जिस तरह से वो वापस आए वो थोड़ा सा जो है फिटनेस का शिकार हैं, तो आई थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन ऑल्सो, क्योंकि अगर वो इस टीम को ज्वाइन करते हैं और फिर कोई इंजरी रिवाइव कर जाती है तो फिर लॉन्ग टर्म रियल मैड्रिड के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। बाकी जो है जैक ग्रिलिश की अगर हम बात करें तो आई थिंक राइटली सो, ठीक है उनका ये सीज़न हमने देखा एवर्टन के साथ असिस्ट भी आ रही है, ये भी आ रही है, लेकिन डिजर्विंगली जो हमने देखा जो पुराना स्क्वाड था दे प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, और एक मोमेंटम कैरी करना चाह रहे हैं थॉमस टूकल। तो ही इज़ अ वेरी वाइज मैनेजर, नो डाउट। जर्मन्स हमेशा बड़े बेहतर होते हैं अपनी टीम सिलेक्शन में भी, हमने यॉर्गन को भी देखा, हमने और भी ग्लासनर को हम मिसाल देते हैं, उनकी फुटबॉल भी एक अब ये दो अच्छी मिसालें दी आपने जी, लेकिन ओवरऑल मैं आपसे शायद इत्तेफाक नहीं करूंगा क्योंकि आपने जर्मन फुटबॉल जो नेशनल टीम है उसका हाल आपने देखा। लेकिन आप देखें आयरॉनिकली जिन मैनेजर्स की हम बात कर रहे हैं जो
इस तरह के सक्सेसफुल मैनेजर कोच थे, वो नहीं उनका बुरकस निकाला 18 में और 22 में। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो एक एरा भी था, वो जो डेकेड पहले वो तो एक गोल्डन एरा था। उस तरह के प्लेयर्स भी नहीं है जैसे टोनी क्रूज और जो प्लेयर्स 18 में थे 22 में थे। नहीं मतलब मैं आपको वो जो एरा था जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, जब 2014 का वर्ल्ड कप भी जर्मनी देखे थे, पुडोस्की, श्वानस्टाइगर, वो बड़े जबरदस्त प्लेयर्स थे, नो डाउट। इवन डिफेंस के अंदर आप देख लें, मिडफील्ड देख लें, अटैक देख लें, कमाल की वो टीम थी जिसने अर्जेंटीना को हराया और ब्राजील को जो है बड़ी गोस्ट ऑफ बेले हॉरिज़ोंटे, बिल्कुल आउटस्कोर आप शायद होंगे वहां पे। बेले हॉरिज़ोंटे के मैंने मेरे स्टेडियम के अंदर मैच देखा हुआ है, लवली प्लेस। लेकिन अल्तमश मुझे क्लब की उस्मान ने भी जिक्र किया तो एक बात याद है, उसने भी एक रिसेंट इंटरव्यू दिया, ही वाज लिंक्ड टू अ जॉब एंड रिटर्न टू मैनेजमेंट, और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 25 सालों में मैंने दो शादियों में गया हूं, सिर्फ 2 शादियों में गया, एक मेरी अपनी थी और एक अभी बिल्कुल रिसेंटली मैंने अटेंड की है। मैं पिछले 25 सालों में सिर्फ 4 दफ़ा सिनेमा गया हूँ, उनमें से उन चारों दफ़ा पिछले 1 महीने पहले मैं वो चारों दफ़ा गया हूँ मैं। तो आप एक अंदाज़ा लगाएं कि ये जो एक इतनी हाई प्रोफाइल जॉब जो होती हैं, दे आर सो कंज्यूमिंग, दे आर सो डिमांडिंग के लाइफ आउटसाइड फुटबॉल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ मैनेजर, स्पेशली फॉर अस एज वेल ऑन दिस शो। हम तो कुछ करते नहीं exactly. आप देख लें तो हाजिर होते हैं हम यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन लेकिन ये जो बेलिंगम वाला मामला है, इसमें मैं अभी जज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आई सपोर्ट टूकल कंप्लीटली बिकॉज वो अभी अपनी फुल मैच फिटनेस पे नहीं है। ठीक है, उनके बेलिंगम को नहीं लेकर गए वो, और वो रिलाई कर रहे हैं एलियट एंडरसन जैसे प्लेयर्स पे, वॉटन जैसे प्लेयर्स पे, वो प्लेयर्स जो मतलब हु गिव 100% ऑन द पिच, जो हु हैव गॉट द लेग्स, मतलब वो टीम के लिए हार्ड वर्क करते हैं ताकि जो बाकी फ्लेयर प्लेयर्स हैं उनके अराउंड वो थ्राइव कर सके। तो इस किस्म के देखिए जो ये जो वर्कर्स होते हैं ना, ऐसे बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉग होता है पूरी मशीनरी का, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द टीम का, ताकि फिर आपकी जो डिफेंसिव वर्क ना करना पड़े बाकी फ्लेयर प्लेयर्स को। So I fully support Thomas Tuchel with the squad, and there is a lot of time left behind before the World Cup, तो मौका मिलेगा बेलिंगम को। आपके तो फेवरेट मैनेजर भी है ना टूकल ऑफ कोर्स, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं पीएसजी के अंदर, उसके बाद चेल्सी के अंदर भी, तो थॉमस टुकल थैंक्स फॉर मेंशनिंग द नेम ऑफ पीएसजी का नाम लेने के लिए आपको शुक्रिया। इनकी पुरानी स्टेटमेंट उठानी पड़ेंगी, और यूं तो वर्ल्ड कप में बहुत टाइम है, लेकिन शो के लिए हमारे बहुत कम टाइम हमारे पास बाकी है। क्विक प्रेडिक्शंस, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल, वेस्ट हैम, एंड आर यू सीइंग एमरम एट ओल्ड ट्रैफर्ड? Chelsea, Liverpool 1-3. I'm going for Liverpool. Hopefully इसाक जो है वो जागेंगे और नूनेस वाला मास्क उतारेंगे और क्योंकि एक तो चेल्सी की इंजरीज भी हैं और मैं समझता हूँ कि थोड़ी फॉर्म भी इस तरह से टॉपसी टर्वी चल रही है। बाकी ये है कि वेस्ट हैम मुझे लगता है कि ड्रॉ करेगा आर्सेनल के साथ, और एक थोड़ा डिफेंसिव माइंडेड मैच ही हमें देखने को मिलेगा। सरप्राइजिंगली लग ये रहा है कि ब्रैंडफोर्ड बड़ी अच्छी तरह से थोड़ा ऊपर आया, क्योंकि थॉमस फ्रैंक गए थे, उनके असिस्टेंट हैं, और उन्होंने कहा था कि वही फिलॉसफी को आगे रखेंगे, और वो हमें नज़र आ रहा है कि इस तरह से भी होता है कि एक ऐसा मैनेजर जिसका कोई नाम नहीं है लेकिन वो इतनी स्टेबल अप्रोच देता है, और उनकी एक अच्छी फुटबॉल, उनके काफ़ी प्लेयर्स तक चले गए, और उसके बाद बैक टू बैक 2 विन्स उनके आगे हैं अगेंस्ट सिटी। हालान की जो फॉर्म चल रही है, यू नेवर नो, दोबारा हैट्रिक कर दें तो कुछ और भी हो सकता है, बट या सिटी इज फेवरेट, लेकिन ब्रेंटफोर्ड एक अच्छी फाइट देगा। और एमआरएम को देख रहे हैं आप एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगले हफ्ते? मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ, अगर सनडरलैंड ने किया तो मेरा ख्याल है दिस इज हाई टाइम नाउ, और जहाँ ग्लासनर और दूसरे कैंडिडेट्स की बात आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि इतनी पुलिंग पावर तो है यूनाइटेड की कि वो ग्लासनर जैसे मैनेजर अगर ले लेते हैं तो डेफिनेटली वो एमरम से ज्यादा इंप्रूव करके देंगे। इसकी वजह ये है कि ग्लासनर इज इन द लास्ट सीजन ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, तो उनको अभी बाय आउट करना इतना महंगा नहीं होगा। दूसरी बात ये, मीडिया रिपोर्ट्स में मजे की बात ये सामने आई है कि एमरम का जो अगर 1 साल से पहले अगर उसको सैक किया जाता है तो 12 मिलियन कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो 1 साल के बाद सैक करते हैं तो फिर 4 मिलियन पे आ जाती है कॉम्पनसेशन। तो अभी 1 महीना बाकी है, 1 महीना मैं कहता हूँ सारे मैचेस भी एमरम हार जाएगा ना, तो उसको यूनाइटेड अभी सैक नहीं करेगा, रेलेगेट ही हो जाए इसको। they will not be able to, वो इतना जो जिनके जो ओनर हैं जिम रैडक्लिफ, वो ये जो डिफरेंस है ना 4 मिलियन और 12 मिलियन का, इसको 8 मिलियन बचा लेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और उसके अलावा जो लिवरपूल चेल्सी की जो गेम है, आई सी दैट वन एज अ ड्रॉ, लेकिन मैं ये कहूंगा अगर रोमियो लाविया मिडफील्ड के अंदर स्टार्ट करते हैं, देयर इज अ चांस वो फिर चेल्सी हरा सकता है लिवरपूल को। लाविया की जो गेम है ना वो इतनी इफेक्टिव है फ्रॉम मिडफील्ड, क्योंकि मैकएलिस्टर बहुत डाउन चल रहा है इस सीजन, काइसेडो भी शायद मेरे ख्याल में कंफर्म नहीं है उनका, इज नॉट एंजो, काइसेडो, जाओ पेड्रो, ये सारे इंजरी कंसर्न्स हैं बिल्कुल। तो अभी देखना है कि क्या टीम उतरती है, लेकिन लाविया इज फंडामेंटल।
आर्सेनल वेस्ट हैम, आर्सेनल वेस्ट हैम, तो आर्सेनल ही मुझे लग रहा है जीतेगा, हालांकि नूनो वापस आ गए हैं, इट्स गोना बी फैसिनेटिंग, बट आर्सेनल के पास इतनी डेप्थ है, इतना टैलेंट है, आई फील आर्सेनल इज गोना विन दिस। लेट्स सी, अगले शो में जरूर वी विल होल्ड बोथ ऑफ यू अकाउंटेबल टू योर प्रेडिक्शंस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एज ऑलवेज, एंड आप सबका भी बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस फॉर द लास्ट 1 आवर। इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। एंजॉय ऑल द स्पोर्ट्स ऑन PTV Sports, and till we meet again, take care, good night, and Allah Hafiz for now.